थैंक यू सर। जी लाइव में स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है नेचुरल रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज। लास्ट क्लास में हमने इकोसिस्टम जो आपका यूनिट 2 था वो कंप्लीट कर लिया था, यानी चैप्टर लेसन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। लास्ट टॉपिक हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम सर्विसेज पढ़ा था। तो आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो लैंड रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज में एक्चुअली 3 टाइप के रिसोर्सेज इस चैप्टर में आपको इन टोटल पढ़ने हैं। लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो लैंड रिसोर्सेज आज करेंगे हम कंप्लीट, और थोड़ा बहुत वाटर रिसोर्सेज के बारे में अगर पॉसिबल होगा तो क्लास का टाइम तो हम वो डिस्कस करेंगे, एंड एनर्जी रिसोर्सेज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी हमको 2 क्लासेज अलॉट की गई हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लेता हूँ। कुछ अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो पूछ सकता है। मैं Q&A सेक्शन खोल रहा हूँ 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट 5 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून। जीरोफाइट्स बेसिकली ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जो ड्राई रीजन्स के अंदर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली जैसे एरिड या सेमी एरिड रीजन जो ड्राई डेजर्ट वगैरह में ग्रो कर सकते हैं उनको जीरोफाइट्स बोला जाता है। गुड आफ्टरनून यश। आज आपको मैं प्रेजेंटेशन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली प्रेजेंटेशन में कुछ इशू था, वो मुझे थोड़ी सी एडिट करनी पड़ेगी। आज मैं आपको इसलिए प्रेजेंटेशन से नहीं पढ़ा रहा। नेक्स्ट क्लास में उसी से पढ़ाऊंगा और फिर हम डिस्कस, वो सेंड भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही कर दूंगा। नेचुरल रिसोर्सेज की कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में ही होगा, तभी मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूंगा। गुड आफ्टरनून। लेसन 5 एंड लेसन 6 देखते हैं, अगर टाइम होगा तो लेसन 6 भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा वाटर रिसोर्सेज, लेकिन देखते हैं कितना हो पाता है। स्टैंडिंग क्रॉप जो है वो बेसिकली ये है कि एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बायोमास कितना है, ड्राई वेट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट एट वन ट्रॉफिक लेवल, उसे स्टैंडिंग क्रॉप बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो टोटल प्लांट्स का वेट कितना है या टोटल हर्बीवोर्स का वेट कितना है, उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोला जाता है। यस, मैंने इकोसिस्टम के टाइप्स ना मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से बताए थे, टाइम डिटेल कम था, तो मैंने आपको कहा था कि आपको खुद पढ़ना है डिटेल में। मैंने आपको बताया था ना कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टुंड्रा, डेजर्ट और ये सब, और फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के अंदर मैंने आपको बताया था ओशन, लेक्स, रिवर्स, एस्चुरीज। तो इनको डिटेल में आपको खुद पढ़ना है, मैंने आपको ओवरव्यू दिया था सिर्फ इसका। गुड आफ्टरनून। नहीं, यूनिट 2 कब कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में, आज यूनिट 3 शुरू हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेस। यूनिट 2 यानी कि बुक के हिसाब से देखोगे, आपके सपोर्ट मटेरियल के हिसाब से, तो लेसन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है,
आपका कैंपस, ये सॉरी मैं नहीं बता सकता, ये एसओएल बता पाएंगे, सेल की अथॉरिटीज को एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ में ही बता पाएगा कि आपका कैंपस कौन सा है, नॉर्थ है या साउथ। इट जनरली डिपेंड्स ऑन योर रीजन एक्चुअली, जहाँ आप रहते हो आपके घर के एड्रेस के हिसाब से शायद आपको असाइन किया जाता है। यस, एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब लास्ट के फ्यू लेक्चर्स के अंदर आई विल आल्सो प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी आजकल शायद एसओएल के जो वो है ना, हर लेक्चर्स के बाद दे आस्क द टीचर्स टू सबमिट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। तो वी आर डूइंग दैट एट द एंड ऑफ द सेशन। एसओएल भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन जनरल देखोगे तो जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको उठा के देखो, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। बाकी आपकी बुक जो सपोर्ट मटेरियल है ना, उसके अंदर भी लिखे हुए हैं, लास्ट में हर चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। दोज क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन सी है यार, ये कैसे बता सकता हूँ, यूनिट्स तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। सारे यूनिट से इक्वली क्वेश्चन आते हैं, ऐसा थोड़ी है कि पर्टिकुलर यूनिट से सारे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, यहाँ पे एक यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हो, कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखो, तो वेटेज हर यूनिट की इक्वल है। अच्छा, साइकिल के अंदर आप स्पेसिफिकली नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल, ये ध्यान से कर लेना। ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल जो है, इसको बहुत ध्यान से कर लेना। ऑक्सीजन, ये फास्फोरस सल्फर साइकिल उतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती है। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर आई विल कम बैक टू क्वेश्चन और आंसर्स। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने बताया, इस चैप्टर के अंदर आप 3 टाइप के रिसोर्सेज पढ़ोगे। लैंड रिसोर्सेज जो लेसन 5 है, फिर उसके बाद वाटर रिसोर्सेज जो कि लेसन 6 है, और फिर एनर्जी रिसोर्सेज जो लेसन 7 है। ठीक है, तो लैंड रिसोर्सेज क्या है, लैंड क्या है, लैंड इज, सबसे पहले इसमें लैंड कवर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर लैंड रिसोर्सेज हैं क्या, पहले तो मिनरल्स, सॉइल्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, medicinal plants and forest based industries and livelihoods, they are all under land resources। यानी लैंड से मिलने वाली जो भी चीजें हैं वो सभी लैंड रिसोर्सेज के अंदर ही आती हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन सभी लैंड रिसोर्सेज को हम पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले लैंड रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में किया गया है। वेरी स्टेबल रिसोर्सेज, मॉडरेटली स्टेबल रिसोर्सेज और वेरी अनस्टेबल रिसोर्सेज। तो वेरी स्टेबल रिसोर्सेज क्या है, ऐसे रिसोर्सेज जो डैमेज नहीं होंगे ह्यूमन एक्टिविटी से या नेचुरल कॉजेज की वजह से, उतनी आसानी से चेंज या डैमेज नहीं होंगे। उसका एग्जांपल आ गया जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस एंड मिनरल्स। ठीक है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस एंड मिनरल्स के अंदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस क्या हो गई, माउंटेन्स हो गई, ठीक है, रॉकी प्लेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए। ठीक है, मिनरल्स क्या होगा, जो जमीन के नीचे मिलने वाली जो भी चीजें हैं आपको, जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, जितने भी फ्यूल्स हैं, ऑयल या कोल, ये सब क्या है, मिनरल्स। तो ये बहुत स्टेबल है, ये इतनी आसानी से ऑल्टर या डैमेज नहीं होंगे। उसके बाद है मॉडरेटली स्टेबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो स्टेबल हैं लेकिन ये डैमेज या चेंज हो सकते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंसेस या नेचुरल कॉजेज की वजह से, जैसे कि सॉइल एंड वाटर। तो सॉइल पोल्यूट हो सकती है, इरोड हो सकती है, वाटर भी पोल्यूट हो सकता है या इरोड हो सकता है। और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रिसोर्सेज क्या हैं जो बहुत ही इजीली चेंज या डैमेज हो जाती हैं, तो वेजिटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो जो भी प्लांट्स हैं या वेजिटेशन है
और जो भी बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत इजीली डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली दे कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये वेरी अनस्टेबल रिसोर्सेज के अंदर आएगा। इसके बाद सबसे पहले एक एक करके जो मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज बताए थे उनमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? सबसे पहले मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स इज अ प्योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट अकर नेचुरली अंडर द अर्थ्स क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के नीचे जो नेचुरली मिलते हैं उनको बोला जाता है मिनरल्स, ठीक है। अर्थ क्रस्ट कैसे कहते हैं? अर्थ का क्रस्ट होता है सबसे अपर, द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो नीचे मिल रहे हैं वो है मिनरल्स। मिनरल्स का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है। नॉन मेटल लाइक मिनरल्स फॉर एग्जांपल जिप्सम, क्ले, सैंड, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड मिनरल, ऑयल या कोल। तो मिनरल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मेटालिक मिनरल्स जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, कॉपर, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? मेटालिक मिनरल्स में। नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन से होंगे? नॉन मेटालिक मिनरल्स होंगे जैसे ग्रेफाइट, फेल्डस्पार, एस्बेस्टोस, लाइमस्टोन, ठीक है, सैंड, ये सब नॉन मेटालिक मिनरल्स में आएंगे। मिनरल्स, मिनरल फ्यूल्स कौन से होंगे? ऐसे मिनरल्स जिनको एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब मिनरल फ्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी नेचुरल रिसोर्स है सॉइल। तो सॉइल किसे कहते हैं? जो टॉप लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, सबसे ऊपर की लेयर जिसमें वेजिटेशन या प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, उसको बोला जाता है सॉइल, ठीक है। The topmost layer of the soil is rich in organic matter and it is called the humus and it is the most fertile layer, ठीक। जो सॉइल हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड दे वैरी विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी विच फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली सॉइल किस मटेरियल से बनी है उस पर डिपेंड करती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यानी उस सॉइल का नेचर क्या होगा। उसकी सॉइल का नेचर जो है वो तीन तरीक़ों से डिवाइड, तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है पीएच क्या है उस सॉइल का, दूसरा है उसमें मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है सॉइल में, तीसरा फैक्टर है कि उस सॉइल के अंदर उसका पार्टिकल साइज कैसा है, यानी कि वो कोर्स सॉइल है या फाइन सॉइल है, पार्टिकल साइज क्या है, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिस पे सॉइल की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। और सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो डिपेंड करता है किस रॉक से फॉर्म हुई है वो, यानी कि वो किस बेस मटेरियल से वो फॉर्म हुई है और किस तरह की सराउंडिंग कंडीशंस है, उस पर डिपेंड करेगा कि सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है। तीसरा है एग्रीकल्चर। जो नेचुरल रिसोर्स है अगला, लैंड रिसोर्स है, वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है मोस्ट डोमिनेंट यूज ऑफ द लैंड अराउंड द वर्ल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो दुनिया में जितने इकोसिस्टम्स हैं वो 40% लैंड सरफेस को कवर करते हैं। टोटल का अर्थ का जो लैंड सरफेस है वो इट इज 40% ऑफ इट इज कवर्ड बाय लैंड सरफेसेस। टोटल जो है वो 4.4 बिलियन हेक्टेयर्स लैंड है अराउंड पूरी दुनिया में जिसके ऊपर वेजिटेशन ग्रो की जा सकती है। उसमें से ऑलरेडी 1.6 बिलियन हेक्टेयर्स हम यूज कर रहे हैं विच इज अ लॉट, ठीक है। आप सोचोगे कि 4.4 बिलियन अभी तो हमने आधी भी यूज नहीं करी, बट पॉइंट ये है कि उस बाकी लैंड के ऊपर फॉरेस्ट हैं। इफ यू विल कन्वर्ट दैट लैंड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड then it will be very very damaging for the climate, for the complete environment, overall global warming का ये cause हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा severe level पे global warming बढ़ सकती है if we keep increasing our agricultural lands, ठीक है। और एग्रीकल्चरल लैंड का ग्रो करना पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना ज़रूरी है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो डाउन करना ज़रूरी है ताकि हमें और एग्रीकल्चरल लैंड की ज़रूरत ना पड़े, या फिर एटलीस्ट अगर पड़ भी रही है तो हमें डिफरेंट टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे हम फूड को इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड बाई कटिंग डाउन फॉरेस्ट बिल्डिंग्स के अंदर उगाएं, ठीक है। जहाँ पे ग्रीन हाउसेस का ज़्यादा यूज़ किया जाए, हाइड्रोपोनिक्स का यूज़ किया जाए, वाटर में प्लांट्स को ग्रो किया जाए, टेरेस फार्मिंग की जाए, या सेम ही लैंड के अंदर ज़्यादा डेंस अच्छे तरीके से हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकें, जो ऐसे क्रॉप्स ग्रो कर सकें जो
वेदर रेजिस्टेंट हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो, ताकि हमें कम से कम लैंड मास का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके। ठीक है, तो वी नीड टू इम्प्रूव आवर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड स्टोरेज प्रैक्टिसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस की फूड का वेस्टेज कम से कम। ठीक है, इट ऑल टाइज टुगेदर। देखो, हर रिलीजन, हर मोरालिटी, हर मॉरल बुक आपको सिखाती है कई सारी चीज़ें कि डोंट वेस्ट फूड, डोंट वेस्ट वाटर, don't waste any resources, energy resources, or all kinds of resources. So it is all tied together. If each one of you would think about before wasting your food next time, ठीक है, अगर इस क्लास के अंदर 80-90 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हैं, इफ इवन 50 ऑफ यू, हाफ ऑफ यू डिसाइड आफ्टर दिस क्लास कि फूड को वेस्ट करना कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, एंड यू वुड थिंक नेक्स्ट टाइम बिफोर वेस्टिंग एनी फूड, तो एग्रीकल्चरल लैंड के जो यूजेस हैं उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास सफिशिएंट ऑलरेडी जितनी लैंड हम यूज कर रहे हैं, इट इज वे सफिशिएंट, वे मोर देन इनफ टू फीड एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इफ वी जस्ट सिंपली रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ आवर फूड। ठीक है, अपनी प्लेट में उतना ही खाना निकालिए जितना आप खाएंगे। एक्सेसिव खाना, आपके घर के अंदर अगर खाना बच रहा है तो उसको शाम को खा सकते हैं, अगर वो सड़ा नहीं है उसे कूड़े में फेंकने की जरूरत नहीं है। स्टॉप वेस्टिंग फूड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड्स पे जो लोड है वो इसी वजह से है, क्योंकि वी वेस्ट अ लॉट ऑफ आवर फूड। ठीक है, वी बाय थिंग्स दैट वी डोंट नीड, हम खरीद के घर में रख लेते हैं कि ये हम बनाएंगे और खाएंगे, और फिर हम उसे खाते नहीं है। वो महीने रखा रहता है, हफ्तों तक रखा रहता है, महीने तक रखा रहता है, सड़ जाता है, एंड देन वी थ्रो इट अवे इन द डस्टबिन। ठीक है, सो डोंट डू दैट, रिड्यूस योर कंजम्पशन एंड डोंट वेस्ट एनी फूड। नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट अगला है आपका जो अगला नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। अब नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट दो तरीके के हैं, एक है टिम्बर बेस्ड और एक है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो यानी कि एक तो लकड़ी बेसिकली एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, जिससे कि सारे की सारी फायर वुड, वुड पल्प, पेपर, फॉरेज, लाइफ फॉर लाइफ स्टॉक, ये सारी चीज़ें बेसिकली टिम्बर बेस्ड प्रोडक्ट, यानी कि लकड़ी फॉरेस्ट से सबसे बड़ा प्रोडक्ट है लकड़ी। ठीक है, अलग अलग यूजेस के लिए, पेपर बनाने के लिए हो, चाहे फर्नीचर बनाने के लिए हो, चाहे इंडस्ट्रियल होम बिल्डिंग के लिए हो। उसके अलावा जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, उसके अंदर सभी आ जाती हैं। क्या क्या चीज़ आ जाती है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर? उससे ट्रीज से निकलने वाले फ्रूट्स, मेडिसिन, हर्ब्स, शर्ब्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स, फॉरेस्ट से मिलने वाले मेडिसिनल प्लांट जो हैं, दे होल्ड अ ग्रेट वैल्यू। अभी तक 80% डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज की जाती हैं, यानी कि द मेडिसिन दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ बीइंग सिंथेसाइज्ड इन अ लैब यूजिंग केमिकल्स। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो ज़्यादातर मेडिसिन अब वही है जो लैब में केमिकल्स का यूज़ करके सिंथेसाइज की जा रही हैं, बट मोस्टली 80% डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी ऐसी मेडिकेशन यूज की जाती हैं विच आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, और द फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर दीज मेडिसिन। उसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड लाइवलीहुड। तो नेक्स्ट जो लैंड रिसोर्स है हमारा वो क्या है? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, और उनसे पैदा, उनसे बनने वाला लाइवलीहुड, यानी उनकी वजह से जो जिन लोगों की जिंदगी चल रही है। So forests have played a significant role in building up economies of various countries and have provided means of living to millions of people and forests globally। ठीक है, तो बहुत सारे बेसिकली टिम्बर बेस्ड इंडस्ट्रीज है, लकड़ी वाली इंडस्ट्री, मेडिसिन वाली, फ्रूट्स वाली इंडस्ट्री, तो ये सभी चीज़ें लोगों के लाइवलीहुड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि लिखा हुआ, ग्लोबली इट इज एस्टिमेटेड दैट बिटवीन 1.5 to 2 billion people depend on the forest for their livelihoods and their income, and about 200 million people from indigenous communities are almost fully dependent on the forest। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंड कवर एंड लैंड यूज चेंज। ठीक, अच्छा, मैं एक बार ब्रीफली क्वेश्चंस देख लेता हूँ, अगर किसी को इसमें से कुछ पूछना है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं इससे।
रिकॉर्डेड क्लासेस सारी की सारी SOL की वेबसाइट पे ही जानी चाहिए, एक बार जाके चेक करिए आई थिंक। या हो सकता है ये सेशन के एंड में अपलोड करें, अभी ना कर रहे हो अपलोड। ये मुझे एक बार पूछना पड़ेगा वहाँ की अथॉरिटीज से कि क्लासेस जो है SOL में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे पूछना पड़ेगा क्लासेस कब अपलोड होंगी यूट्यूब पे। आई मीन यूट्यूब कह रहा हूँ, आई मीन SOL की जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर क्लासेस अपलोड होंगी कि नहीं होंगी और कब होंगी। अगर लास्ट सेशन हुई थी तो इस सेशन भी होनी चाहिए रिकॉर्डेड क्लासेस। ठीक है, लेट मी और द क्वेश्चंस फ्रॉम दीस चैप्टर्स। तो नेचुरल रिसोर्स, लैंड रिसोर्सेज के वेरियस टाइप, जैसे मैंने आपको समझा, इनको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। ठीक है, अभी हम आगे जो इसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन या डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, इसमें 1 मार्क, इसमें मतलब 2-3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं। इस यूनिट की PDF, ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपका सपोर्ट मटेरियल ही है। ये इसका जो आपका SOL का सपोर्ट मटेरियल है उसी से पढ़ा रहा हूँ। यूनिट की PDF वही है बेसिकली। SOL की यूनिट यूनिट नंबर 3 है नेचुरल रिसोर्सेज और लेसन नंबर 5। अच्छा, तो एक बार अनोनिमस क्लासेस के नाम से अगर चैनल है यूट्यूब पे जो सारे क्लासेस डाल रहा है, तो आप प्लीज उस चैनल का लिंक यहाँ पे शेयर कर दो अगर आपके पास है। तो मेरी क्लासेस नहीं है उस पे अभी। निकिता, व्हाट डू यू वांट मी टू डिस्क्राइब ब्रीफली? NTFPs, NTFPs होते हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट से ऑब्टेन होने वाले प्रोडक्ट, वो जो टिम्बर के अलावा, टिम्बर किसे कहते हैं, लकड़ी, लकड़ी के अलावा क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं फॉरेस्ट से हमें? तो फ्रूट्स मिलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, हर्ब्स मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये सभी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएंगे। ओके, अच्छा, आई थिंक ऐसा है कि क्लासेस अपलोड तो हो रही है यूट्यूब पे, लेकिन सभी टीचर्स की क्लासेस अपलोड नहीं हो रही हैं। शायद इकोसिस्टम जिस टीचर ने, आप किसी और टीचर ने पढ़ाया, उनकी क्लासेस अपलोडेड है। 16 अप्रैल को लास्ट अपलोड हुई थी। मैं एक बार ये चीज़ कंफर्म कर लेता हूँ
कि क्लासेस जो है वो सभी टीचर्स की अपलोड हो रही है या कोई एक टॉपिक वाइज क्लासेस अपलोड हो रही है, किसी भी एक टीचर की वो अपलोड कर देते होंगे इस हर टॉपिक पर। तो दैट इज प्रोबेबली द रीजन। सर एग्जाम जो है वो मोस्ट लाइकली जुलाई एंड या अगस्त में होंगे। अच्छा, सॉइल के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी सॉइल पर। और बैटरी डिफॉरेस्टेशन could affect us obviously बहुत बहुत ज़्यादा डैमेजिंग। मैं प्रियांशु पांडे, आई विल कम बैक टू दिस टॉपिक। मैं इसी टॉपिक को एक्चुअली कम बैक नहीं, मैं आई एम गोइंग टू टीच दिस टॉपिक ओनली कि डिफॉरेस्टेशन हाउ बैडली कैन इट अफेक्ट अस। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा अभी मैं आपको। लैंड यूज चेंज बता दीजिए। ओके जी, ठीक है। ओके, लेट मी कम बैक टू द टॉपिक। तो लैंड कवर पहले बता देता हूँ, फिर मैं डिफॉरेस्टेशन और लैंड यूज चेंज दोनों पे आऊँगा। ठीक है, जिसने डिफॉरेस्टेशन कैसे इफेक्ट करता है वो भी बताऊंगा, और फिर लैंड कवर किस तरीके से प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए वो भी बताऊंगा मैं। तो लैंड कवर किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू द ऑब्जर्व्ड बायो फिजिकल कवर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेदर, वेजिटेशन, वाटर, बेयर सॉइल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली जितना ऑब्जर्वेबल लैंड है हमारे पास, लैंड सरफेस है, वो चाहे किसी भी पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, उसको आप बोलते हैं लैंड कवर। तो बेसिकली 17 क्लासेस में डिवाइड किया गया है इसको। इंटरनेशनल जियोस्फीयर एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने 17 क्लासेस में डिवाइड किया है लैंड कवर को। ये लैंड यूजेस जो है बेसिकली 17 टाइप्स के बताए हैं। उन 17 टाइप्स के अंदर क्या आ जाएगा, लैंड यूज भी नहीं कहूँगा, लैंड कवर को जो कैटेगरीज बनाई है वो है। तो फॉरेस्ट, वुडलैंड, श्रब्स, ग्रासलैंड, वेटलैंड्स, डेजर्ट। ठीक है, वाटर बॉडीज को भी फर्दर इसी के अंदर आ जाएंगे। अर्बनाइजेशन, अर्बन लैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स, ये सभी के सभी जो है वो डिफरेंट 17 डिफरेंट क्लासेस है। ठीक है। तो ग्लोबल टोटल लैंड एरिया जो है वो 13.2 बिलियन हेक्टेयर्स है, जिसमें से 12% जो है वो कल्टीवेशन में है, 28% फॉरेस्ट के अंडर आता है, 35% जो है 35% वो ग्रास लैंड्स एंड वुडलैंड इकोसिस्टम के अंदर है, और बाकी बचा हुआ छोटा मोटा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड। ठीक है। तो जो मेजर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं लैंड यूज चेंज के, सबसे पहले लैंड यूज चेंज कहते किसे हैं? लैंड यूज चेंज बेसिकली है, लैंड यूज चेंज मीन्स द कन्वर्जन ऑफ टेरेस्ट्रियल लैंड सरफेस फॉर एंथ्रोपोजेनिक यूजेस या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो बेसिकली टेरेस्ट्रियल लैंड जो है उसको उसको चेंज करके किसी एंथ्रोपोजेनिक यूजेस यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी के यूजेस के लिए उसे कन्वर्ट कर दिया जाए, उसे लैंड यूज चेंज बोलते हैं। तो मेजर इम्पैक्ट्स क्या है लैंड यूज चेंज के? अगर लैंड यूज चेंज आप कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन का एग्जांपल जैसे किसी ने पूछा था, तो फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड बना रहे हो। ठीक है, या एग्रीकल्चरल लैंड से भी वर्स कि आप वहाँ पर कोई अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल लैंड बना रहे हो, या वहाँ माइनिंग कर रहे हो फॉरेस्ट को काट के। तो उन सभी चीज़ों से क्या होता है, फॉरेस्ट इज द बिगेस्ट सिंक ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बिगेस्ट सिंक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहा है फॉरेस्ट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग ओवरऑल। तो अभी जैसे अमेजोन फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया भर में वैसे फॉरेस्ट कट रहे हैं, बट अमेजोन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेस्ट around the world, and it is responsible for maintaining the earth's temperature. If we cut down Amazon, and it is being cut down at a very fast rate. अभी क्या एक recent study आई है कि ग्लोबल वार्मिंग एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गई ना, तो अमेजोन फॉरेस्ट और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में मदद करेगा। क्या होता है कि फॉरेस्ट प्लांट्स के अंदर अभी एक रीसेंट स्टडी है, मैं आपको बताता हूँ, क्या ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ हुआ क्या है एक्चुअली। जो ग्लोबल टेम्परेचर है ना, अर्थ के जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को अगर हम एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा बढ़ा दें, तो प्लांट्स का रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है और फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा करते हैं प्लांट उस केस में, और फोटोसिंथेसिस कम करते हैं। फोटोसिंथेसिस कम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज करेंगे, और रेस्पिरेशन अगर ज़्यादा करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज करेंगे। तो प्लांट्स को आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि नेचुरली जो प्लांट का काम है वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करना और ऑक्सीजन रिलीज करना है। लेकिन अगर प्लांट भी उल्टा करने लगे हमारी तरह, तो फिर क्या होगा? तो दैट मीन्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। ठीक है। तो ग्लोबल टेम्परेचर जो है, जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को हम कह रहे हैं ना, पेड़ लगाने से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। एक सर्टेन लेवल से ज्यादा टेम्परेचर अगर पहुंच गया ना अर्थ का, तो पेड़ लगाने से फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी उल्टा और ज्यादा। पेड़ भी फिर ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेंगे। तो हमें एक्चुअली मशीनों की जरूरत पड़ेगी फिर कार्बन डाइऑक्साइड को सक करने के लिए एटमोसफेयर से। ठीक है। तो अभी तक
हम उस पॉइंट पे पहुंचे नहीं है, लेकिन अगर ग्लोबल टेम्परेचर इसी तरीके से, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो हम बहुत जल्दी ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, वेयर प्लांट्स, इवन द प्लांट्स विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, बाकी और इम्पैक्ट्स क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी लॉस, पोल्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन, वेस्ट एग्रीगेशन, ये सारे के सारी जो है ये लैंड यूज चेंज की वजह से हो सकती हैं सभी चीज़ें। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन है आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो लैंड डिग्रेडेशन जो है वो क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिटीरिएशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस। ठीक है, तो लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी उसके अंदर कितने प्लांट ग्रो हो सकते हैं, उस कैपेसिटी के कम हो जाने को कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। किस वजह से होता है? अगर ह्यूमंस इस लैंड को ओवर एक्सप्लॉइट करें उस वजह से हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो मेजर कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के। मेजर कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का क्या? डिफॉरेस्टेशन, जंगल को काटना, सॉइल इरोजन, unpredictable weather patterns or climate conditions, droughts and floods, modern agricultural practices, soil pollution, increasing urbanization, तो ये सभी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, इसमें एक टॉपिक है स्पेसिफिकली सॉइल इरोजन, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सॉइल इरोजन किसे कहते हैं? सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, जो फर्टाइल लेयर होती है, जिसके अंदर सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर वो लेयर किसी वजह से हट जाए, उड़ जाए, हवा से उड़ जाए, पानी के साथ बह जाए, या ग्रेविटी की वजह से खिसक जाए, जैसे मान लो पहाड़ी इलाके में हैं, और अगर उस सॉइल में अगर आप कोई प्लांट ग्रो नहीं करोगे, उसे ऐसे ही छोड़ दोगे, उसमें से प्लांट उखाड़ दिया आपने एंड यू जस्ट लीव इट लाइक दैट, तो वो तो स्लोप पे है ना, पहाड़ों पे स्लोप है, वहाँ ऑलरेडी ढलान है, तो वो सॉइल वैसे ही खिसक के नीचे आ जाएगी सारी की सारी। तो ग्रेविटी की वजह से भी सॉइल इरोजन हो सकता है सिंपली। ठीक है, सॉइल इरोजन के जो मेजर कॉजेज हैं वो हैं स्लोपिंग सरफेस। पहला ये देखो, ये फर्स्ट पॉइंट तो यही है, स्लोपिंग सरफेस ही मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा सॉइल कंटेंट, सॉइल का कंटेंट जिसके अंदर सैंड कंटेंट ज़्यादा है, जैसे सॉइल में, वो इजीली इरोड होती है। देखो सैंड कंटेंट ज़्यादा होगा जिस सॉइल में, वो सूखी रहेगी ज़्यादा टाइम, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस सॉइल की कम होगी, तो वाटर होल्ड नहीं करेगी तो इट विल रिमेन ड्राई। अगर ड्राई रहेगी तो हवा से ही उड़ जाएगी बहुत इजीली सबसे पहले तो। ठीक है, और सी क्या है फिर? वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो किसी जगह में जहाँ ज़्यादा फ्लड्स आ रही हैं, ठीक है, या हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है और ड्राई रीजन है, तो वो सब भी सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, जंगल काट दोगे तो जंगल काटने की वजह से क्या है? जंगल के अंदर बड़े साइज के पेड़ हैं, तो उसके अंदर इनकी बड़ी बड़ी रूट्स हैं जो दूर दूर तक स्प्रेड हुई हुई है। दोज रूट्स बेसिकली हेल्प कीप द सॉइल टुगेदर, वो सॉइल को एक जगह पे होल्ड करके रखने में मदद करती हैं। तो ये डिफॉरेस्टेशन जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है सॉइल इरोजन के लिए। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन, अगर आप एग्रीकल्चरल एंड कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा करते हो, तो केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग है मेनली, जैसे कि, तो जहाँ पे मॉडर्न डे प्रैक्टिस क्या है? केमिकल इंटेंसिव ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, ओवरऑल केमिकल यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो that basically destroys the soil biodiversity, microbial diversity in the soil, and also reduces the soil water content. ठीक है, overgrazing, तो overgrazing in order to feed cattle and cater to the meat and dairy needs, large areas of vegetation are exploited for grazing, तो overgrazing से भी soil, top soil है वो डैमेज होती है। ठीक है, अच्छा, सॉइल कंजर्वेशन के लिए क्या क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए? व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दैट वी कैन यूज? सबसे पहले सॉइल कंट्रोल टेक्नोलॉजीज होती हैं फार्मिंग के अंदर, जहाँ पे वेयर देयर इज नो टिलेज या फिर लो टिलेज, कम टिलेज किया जाता है, क्रॉप रोटेशन एंड यूज ऑफ मल्च कवर कैन डायरेक्टली रिड्यूस द सॉइल इरोजन। ठीक है, तो लो टिलेज का या नो टिलेज का मतलब है कि यहाँ पे आप जो प्लांट पिछले सीजन में ग्रो किया था उसको कम्प्लीटली उखाड़ोगे नहीं, उसकी रूट्स को रहने दो। ठीक है, क्रॉप रोटेशन का मतलब है यू विल नॉट लीव द सॉइल एम्प्टी, आप छोड़ोगे नहीं एक प्लांट उखाड़ने के बाद सॉइल को। क्रॉप रोटेशन का मतलब बेसिकली होता है कि यू विल ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन, that will maintain the fertility of the soil and the land will not stay empty, which will cause soil erosion. और अगर empty छोड़ना भी है तो you can use the mulch cover, you can cover the soil with the mulch so that the mulch will the nutrients in the mulch will seep into the soil and also it will protect against erosion from water and air. उसके बाद टेरेस फार्मिंग, तो टेरेस फार्मिंग या कॉन्टोर फार्मिंग सेटअप कर सकते हैं, जिस या विंड ब्रेक्स या लाइव फेंसेस लगा सकते हैं, तो बेसिकली ये भी सॉइल इरोजन को हेल्प कर रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं।
रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं उन एरियाज में जहाँ पर लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, उन एरियाज के अंदर फॉरेस्ट को दोबारा से ग्रो किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। आई मीन डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, तो ये डेजर्टिफिकेशन पे आई थिंक किसी ने अभी क्वेश्चन पूछा था, नहीं नहीं सॉरी। डेजर्टिफिकेशन क्या है, एन एक्सट्रीम केस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन उस स्टेज तक हो जाए जहाँ पर उसके अंदर कोई पर्टिकुलरली ग्रोथ हो ही नहीं सकती अब प्लांट की, ठीक है, until you treat the soil and bring it back to its original state। तो उस कंडीशन को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। तो इट बिकम्स इंक्रीजिंगली एरिड इन रीजन्स ऑफ एंड लॉस ऑफ वाटर। डेजर्टिफिकेशन नेचुरल कॉजेज की वजह से भी होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंसेस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। नेचुरल कॉजेज जैसे आप देख सकते हो कि सहारा डेजर्ट जो है ना अफ्रीका के अंदर, इट इज एक्सपैंडिंग। अगर आप पिछले 100 साल का डेटा देखोगे, सहारा डेजर्ट हैज एक्सपैंडेड सो मच कि उसका लैंड मास ऑलमोस्ट 1000% बढ़ चुका है, ठीक है। जितना था वो उससे 1000% ऑलमोस्ट इंक्रीज हो चुका है, मोर देन 10 टाइम्स इसका साइज एक्चुअली इंक्रीज हो चुका है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो और ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन उसको स्टॉप करने के लिए दे आर बिल्डिंग अ प्लांट, बेसिकली अ वेजिटेशन वॉल, या फिर एक फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं अलोंग द लाइंस ऑफ सहारा डेजर्ट, सो द डेजर्ट डजंट एक्सपैंड एनी मोर, ठीक है। तो ये desertification begins with land slowly getting degraded due to deforestation, overgrazing, modern agricultural practices, increasing urbanization, mismanagement of water resources, exploitation of groundwater and destruction of wetlands। So धीरे इन्हीं practices की वजह से शुरू होता है, और फिर उसके बाद once it has started, then the desert has a tendency to expand on its own and engulf the areas nearby। इसके बाद है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन क्या है, इट इज द clearing or permanent removal of forest areas so that it is available for other uses। So what are the different causes of deforestation? तो सबसे पहला तो यही है, agricultural lands and plantations। So somebody in the comment please type what is the difference between an agricultural land and plantation। ठीक है, फर्क क्या होता है ये बताओ कोई भी। I'll read your answers in a minute। एग्रीकल्चरल लैंड्स और प्लांटेशन में क्या डिफरेंस होता है ये बताना, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल लैंड्स या प्लांटेशंस के लिए यूज़ किया जाएगा सॉइल, उसको फॉरेस्ट को कट डाउन करके अर्बनाइजेशन किया जा सकता है, यानी कि वहाँ पे होम्स डेवलप कर दिए जाए, लिविंग एरियाज में कन्वर्ट कर दिया जाए। वुड हार्वेस्टिंग या फायरवुड या टिम्बर के लिए यूज़ किया जा सकता है। इलीगल लॉगिंग, लॉग्स, वुडन लॉग्स के लिए उसे यूज़ किया जा रहा है। फॉरेस्ट फायर्स ये नेचुरली भी हो सकती हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकती हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फायर नेचुरली, फॉरेस्ट फायर्स कैसे होती हैं, जहाँ पे जैसे बहुत ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, जब रीजन्स ऐसे होते हैं ना, जैसे अभी चल रहा है मई जून का मंथ चल रहा है, तो these regions, this kind of weather, the kind of weather that is in Delhi right now is very prone, is very सूटेबल फॉर, इज हाईली सूटेबल फॉर फॉरेस्ट फायर्स। तो बेसिकली ड्राई रीजन है, और फॉरेस्ट के अंदर उस टाइम पे अगर ड्राई लीव्स पड़ी हुई हैं, ड्राई स्टिक्स या वुडन पीसेस पड़े हुए हैं, अगर वो हवा की वजह से, हवा चलने की वजह से दे रब ऑन ईच अदर, जैसे वो एक दूसरे पर रगड़ते हैं, दे कैन, इट कैन प्रोड्यूस अ स्पार्क। और क्योंकि सराउंडिंग में बहुत सारे ड्राई लीव्स और ड्राई वुड है, तो इट इजीली कैचेस फायर। So that is one of the major causes of natural forest fires। Mining is one thing which damages, which are responsible for a lot of forest deforestation। ठीक है, किसी एरिया के अंदर किसी कंपनी को पता चला, या किसी को भी पता चला, किसी ओनर, लैंड ओनर को या गवर्नमेंट को पता लगा कि वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट मिनरल है, कोई मेटल है बहुत महंगा उसके नीचे, या कोल माइन है, या फिर पेट्रो डी वहाँ पे क्रूड ऑयल है। तो व्हाट दे डू इज दे कट डाउन द फॉरेस्ट एंड बिगिन ड्रिलिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। समटाइम्स इट इज important to support the economies, but you have to have some kind of a contingency plan। if you cut down that forest, तो आपको कहीं और उसे reforest करना चाहिए, और once the mining operations are complete, those lands are left just like that, ठीक है। I know it is very expensive to restore those land, but it is very important to do that। तो ये improve होना चाहिए। impacts of mining and dam building। तो सबसे पहला इम्पैक्ट यही है, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ वेजिटेशन, ठीक है।
अगर किसी एरिया में डैम बिल्ड किया जा रहा है या माइनिंग की जा रही है तो उससे सबसे पहला डैमेज यही होता है कि जंगल काटे जाते हैं, लार्ज अमाउंट पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे डैम्स जो हैं व्हेन दे होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर दैट इज हेल्ड अप इन वन प्लेस, तो उसके अंदर जो भी माइक्रो जो भी प्लांट स्पीशीज है उसके साथ बह के आ गए हैं, कई बार डेड एनिमल्स भी होते हैं उसके अंदर, डेड प्लांट्स भी होते हैं। द डैम इज अ सोर्स ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन गैस मेनली, जो डैम में पानी इकट्ठा हुआ होता है उससे रिलीज होती रहती है कॉन्टिन्यूसली। तो डेड एंड डिकेइंग वेजिटेशन होता है उस रिजर्वायर, प्लांट डैम रिजर्वायर के अंदर, उसकी वजह से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और माइनिंग के अंदर तो है ही, when you're drilling तो it is causing a lot of particulate matter to be released and a lot of machinery is being used, तो वहाँ पे वैसे ही फॉसिल फ्यूल कंबशन की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। और लैंड डिग्रेडेशन, जो भी आसपास का लैंड है वो कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाएगा डैम के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर, और माइनिंग के अंदर भी। ठीक है, डैमेज होगी वो लैंड, तो लैंड डिग्रेडेशन एंड वाटर लॉस इज वन थिंग। सिल्टेशन इज वन मेजर प्रॉब्लम। तो सिल्टेशन में क्या है बेसिकली, डैम के रिजर्वायर के अंदर पानी क्या होता है, बहुत दूर से पानी बहता हुआ आ रहा है रिवर के अंदर, तो रिवर इज ऑल्सो कैरिंग अ लॉट ऑफ सिल्ट विद इट, व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग दैट सिल्ट इज ऑल्सो फ्लोइंग विद द रिवर, बट व्हेन यू स्टॉप दैट वाटर एट डैम, द सिल्ट सेटल्स डाउन, जितनी भी सिल्ट है वो सेटल डाउन हो जाएगी। इवन व्हेन यू रिलीज दैट वाटर सम अमाउंट ऑफ सिल्ट विल फ्लो अवे विद द वाटर। जब डैम को खोल दोगे तो कुछ सिल्ट तो बह जाएगी, लेकिन बाकी सिल्ट जो है वो अभी भी सेटल डाउन रह जाएगी। तो सिल्टेशन इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल हजार्ड, ये तो डैम जो ऑपरेट करते हैं, बनाने वाले जो डैम है उनके लिए भी नुकसान है, क्योंकि क्या होता है, सिल्ट जो कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे इकट्ठी होती रहेगी तो पूरा डैम सिल्ट से ही भर जाएगा। ठीक है, तो उन्हें कॉन्टिन्यूसली वो सिल्ट जो इकट्ठी हो रही है उसको रिमूव करना पड़ता है, एंड सिल्ट इज ऑल्सो उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो डैम है उसके ऊपर भी प्रेशर बना रही है, ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, तो डैम डैमेज भी हो सकता है। एक तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई डैम की, अगर वहाँ पे सिल्ट फट जाएगी तो। दूसरा, वो डैम को डैमेज भी कर सकती है, फिजिकली भी डैमेज कर सकती है वैसे ही। तो सिल्टेशन इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम फॉर द इन्वायरमेंट, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द डैम एज वेल। इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, ऑब्वियसली जो एरिया सबमर्ज होगा, फॉरेस्ट एरिया या जो भी नेचुरल एरिया होगा उस डैम के नीचे, या माइनिंग ऑपरेशन से जो जंगल काटा जाएगा या जो भी होगा उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई बहुत ज़्यादा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब क्या है कि जितने भी उस एरिया में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो completely डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, उनके पास कोई नेचुरल उनकी हैबिटेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब उनकी हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो भी सर्वाइव नहीं करेंगे। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली कहते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बायोडाइवर्सिटी अभी अपने चैप्टर पढ़ा नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द नेचर, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। So if you destroy the habitat of living organisms, the living organisms are also destroyed themselves. डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल इंडिजिनियस कम्युनिटी, तो उस एरिया में जहाँ पे डैम बन रहा है या जहाँ माइनिंग ऑपरेशन हो रहा है, अगर वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, यानी कि वहीं पर रहने वाले लोग हैं, तो उनको भी डिस्प्लेस करना पड़ता है। ठीक है, उनको भी उस जगह से हटाना पड़ता है। और हेल्थ प्रॉब्लम एंड सोशल इश्यूज तो हैं ही उनके साथ में। ठीक है, जहाँ पोल्यूशन हो रहा है, जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इट विल ऑल्सो लीड टू सोशल इश्यूज and health problems. What are the different steps that we can take for sustainable management of land resources? The first is afforestation. We should plant as many trees as possible. We should plant as many forests as possible जहाँ पे भी पॉसिबल हो हमारे लिए। ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि even if we are using the forest resources, we should use it sustainably. We should use it to a rate where the forest can regrow। इतनी स्पीड से फॉरेस्ट के अंदर वुड या टिम्बर हार्वेस्टेशन नहीं करना चाहिए कि वो टिम्बर रिस्टोर भी ना हो पाए, यू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय दैट फॉरेस्ट। तो मैनेज करना ज़रूरी है फॉरेस्ट रिसोर्सेज के यूज़ तो हमें करना है क्योंकि वी रिलाई ऑन इट। ठीक है, और हमें यूज़ करना ज़रूरी है। वी कांट जस्ट लीव इट अलोन एंड सर्वाइव ऑन आवर ओन। इफ दैट वाज पॉसिबल दैट वुड बी द आइडियल वर्ल्ड, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। फार्मिंग मेथड्स, तो वी शुड shift towards farming methods that are less exploitative towards that land। लैंड के रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें फॉरेस्ट फार्मिंग के अंदर कि वो लैंड डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, तो जितनी भी प्रैक्टिसेस आपको सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए बताई वो यूज़ करें। ठीक है, रोटेशनल क्रॉपिंग यूज़ करें। ठीक है, तो जो भी इम्प्रूव किया जा सकता है
एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल न करें। केमिकल इंटेंसिव की जगह हमें मेनली जो नेचुरल मेथड्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए फार्मिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए। वाटर मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है लैंड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, सॉइल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वाटर। ठीक है, इट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड रेगुलरली। वेस्ट मैनेजमेंट की सॉइल पे ओपन डंपिंग बंद होनी चाहिए बिकॉज इट लैंडफिल्स वगैरह जैसे बनते हैं, डंपिंग वेस्ट इन लैंडफिल्स एंड अदर एरियाज। तो लैंडफिल्स में अगर वेस्ट डंप किया भी जा रहा है तो लैंडफिल को लाइनिंग बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा डेवलपिंग कंट्रीज में तो ये अच्छे से किया जाता है। इंडिया में बहुत जगह पे लैंडफिल सैनिटरी कहते हैं, वो सैनिटरी लैंडफिल है बट टेक्निकली सैनिटरी लैंडफिल है नहीं। क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं बड़ा सा, उसके अंदर बस वेस्ट डंप किए जा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि उसके नीचे का जो ग्राउंड वाटर है उसको क्या हो रहा है। सैनिटरी लैंडफिल बेसिकली यही होते हैं कि आप गड्ढा खोदोगे फिर उसे आप किसी ऐसे मटेरियल से लाइन करोगे चारों तरफ से, ऐसे मटेरियल से ढक दोगे कि जो भी आप वेस्ट उसके ऊपर डालो वो फर्दर डीप ग्राउंड में ना जाए, डीप अंडरग्राउंड में सीप ना करे। ठीक है, बट दैट इज नॉट बीइंग इंश्योर्ड इन अ लॉट ऑफ, नॉट जस्ट इंडिया, सारी डेवलपिंग कंट्रीज में ये इशू है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को तो कोशिश करेंगे ना ही डंप करें लैंडफिल के अंदर एटलीस्ट। तो ये आपका लैंड रिसोर्सेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। I'll take a few questions now. एग्जाम्स अभी पता नहीं यार ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन। वैसे तो अगर आपका ये ऑनलाइन हो रही है क्लासेस तो ऑफलाइन एग्जाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए, बट अभी ये सुनने में आ रहा था कुछ टीचर्स बोल रहे हैं कि जून के बाद से एसओएल विल स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑफलाइन। तो हो सकता है आपके एग्जाम ऑफलाइन ही हो जाए। फोरेज फॉर लाइफ स्टॉक बेसिकली एनिमल्स के जो खाना होता है उसी को फोरेज बोलते हैं, और कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है फोरेज के लिए। सर नहीं दिख रहा ये आपका, तो फिर ये आपके इशू होगा उसमें, इंटरनेट कनेक्शन में कोई इशू होगा। यहाँ से तो चल ही रहा है। एंथ्रोपोजेनिक यूज का मतलब होता है कि यूज बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मिनरल्स प्योरली इनऑर्गेनिक, प्योर नहीं, सारे मिनरल्स प्योरली इनऑर्गेनिक नहीं, वो नहीं है। जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वो प्योरली इनऑर्गेनिक है। प्योरली इनऑर्गेनिक नहीं होते सारे मिनरल्स। सॉइल इरोजन ओनली, सॉइल इरोजन का मतलब है बेसिकली the removal of top layer of the soil, top fertile layer of the soil जो होती है, the soil, the layer that contains most nutrients and minerals, उस layer को remove करने को soil erosion बोलते हैं। ये पीडीएफ आपकी बुक है आयुष सॉरी, आयुष आनंद, दिस इज द सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइडेड बाय एसओएल। ये कोई अलग पीडीएफ नहीं है, सपोर्ट मटेरियल है। ये एसओएल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा अगर आपके पास है नहीं अभी तक। मुस्कान बंसल, इंटरनेट से डेफिनेशन चिपका दी है आपने, समझ में आया आपको आई होप। चलिए कोई बात नहीं, आपने इंटरनेट सर्च किया, दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन फॉर इवन सर्चिंग इंटरनेट फॉर एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन। तो एग्रीकल्चर देखो सिंपल वर्ड्स में, एग्रीकल्चर
is a smaller land, relatively smaller land, and the crop that are grown in agricultural land are of short duration crops basically. ठीक है, 6 months या ईयर मैक्सिमम. लेकिन प्लांटेशंस के अंदर जो चीज़ें ग्रो की जाती हैं उनका एक तो प्लांटेशन इज अ मच बिगर लैंड देन एन एग्रीकल्चरल लैंड, एंड सेकेंडली प्लांटेशन के अंदर जो चीज़ें ग्रो की जाती हैं वो समटाइम्स इट टेक्स मोर देन ईयर्स, इट टेक्स 5 years 10 years भी ले सकते हैं. जैसे वुड ये होती हैं टीक प्लांटेशंस होती हैं या पॉपुलर प्लांटेशंस होती हैं जहाँ पे पेड़ों को ग्रो किया जा रहा है, एक सिंगल चीज़ ग्रो की जा रही है. जैसे मान लो पॉपुलर ट्रीज या सफ़ेदे के पेड़ जिसे कहते हैं वो ग्रो किए जा रहे हैं एक प्लांटेशन के अंदर, एंड इट टेक्स 5 to 10 years for the trees to mature. ठीक है, so that is the main difference between plantation and agricultural land. सिल्टेशन का मतलब यही है कि वाटर, जब देखो रिवर वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, जब वो फ्लो कर रहा है तो साथ में वो इट इज ऑल्सो कैरीज अ लॉट ऑफ सिल्ट विद इट. सिल्ट क्या है, छोटी छोटी सी मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली. जब रिवर वाटर को आप उठाओगे, ठीक है, एंड यू फिल्टर द रिवर वाटर, यू विल ऑब्जर्व कि उसके अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी होती है कॉन्टिन्यूसली. वाटर फ्लो कर रहा है तो जो बॉटम पे सेटल्ड मिट्टी है थोड़ी बहुत वो शेक हो जाती है एंड इट फ्लोज विद द रिवर वाटर. बट ये रिवर वाटर को जब डैम पे जाके रोक दिया जाता है एक जगह पे, तो ये सिल्ट सेटल डाउन हो जाती है. अब इवन व्हेन डैम इज ओपन, जब वो डैम को खोल देते हैं तो पानी तो बह जाता है लेकिन जो सिल्ट है सेटल डाउन है वो वहीं रह जाती है. तो डैम की जो दीवार है बेसिकली वहां पे धीरे 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 करके ऐसे बहुत सारी सिल्ट या मिट्टी जिसे बोलो आप वो इकट्ठी हो जाती है. ठीक है, इसी को सिल्टेशन कहते हैं. एग्जाम में बुक के बाहर से कहाँ, किसने एग्जाम में दे दिया भाई बुक के बाहर से? कभी नहीं आता एग्जाम में बुक के बाहर से. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई टॉपिक एग्जाम में हर बुक में ना हो. या तो आपको नहीं मिला ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि एग्जाम में बुक से बाहर आ जाए. आपको वो टॉपिक मिला नहीं बुक में वो अलग बात है. आप मुझे दिखाओ कोई भी क्वेश्चन एग्जाम का जो बुक से बाहर हो. सिल्ट मिट्टी को कहते हैं हिमांशु. स्मॉल सिल्ट इज द वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ द डर्ट. सॉइल के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, कई तरह की होती है ना, सैंड है, कोर्स सॉइल भी है, तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल है उनको सिल्ट बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज. मड बेसिकली, सैंड नहीं है ये. आई यू रोट इज इट सैंड और मड, तो आई वुड से इट इज मड प्रेजेंट इन द लोअर लेवल ऑफ द रिवर. तो ये मड होती है बेसिकली. प्लांटेशन. डेजर्टिफिकेशन का मतलब है अफीफा. डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन उस लेवल तक हो चुका है कि उसमें अब कोई क्रॉप ग्रो, कोई प्लांट ग्रो ही नहीं कर पा रहा. ठीक है, द लैंड हैज बिकम completely damaged. The land is completely damaged to a level where no crops can be grown any further. ठीक है, that is called desertification. इंपॉर्टेंट थिंग्स इस चैप्टर की समराइज कर देता हूँ मैं. इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, सबसे पहले तो ये लैंड यूज चेंज क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. डिजर्टिफिकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो लास्ट आपको टॉपिक बताया उस पे क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट लाइकली. ठीक है. वेस्ट एग्रीगेशन क्या होता है? वेस्ट का इकट्ठा होना, एक पर्टिकुलर एरिया पे वेस्ट डंप कर रहे हैं कोई भी ऐसा बायोडिग्रेडेबल, जैसे आप प्लास्टिक वेस्ट डंप करे जाओ एक लैंड के ऊपर. ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो प्लास्टिक वेस्ट जब भी डिग्रेड होगा उससे जो निकलने वाले केमिकल्स हैं वो धीरे धीरे उस सेडिमेंट सॉइल के अंदर जाएंगे और उस सॉइल क्वालिटी को कम्प्लीटली डैमेज कर देंगे. इलीगल लॉगिंग का मतलब क्या है? लॉगिंग किसे कहते हैं? वुडन लॉग्स होते हैं ना, लकड़ी के लंबे लंबे टुकड़े जिनको, तो लॉगिंग बेसिकली क्या है? वुडन लॉग्स या लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े फर्नीचर बनाने के लिए या घर बनाने के लिए काटे जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं बेसिकली, उसे लॉगिंग बोला जाता है. अब वो लॉगिंग के लिए परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, बिकॉज यू आर कटिंग डाउन अ ट्री. ठीक है, तो ये जनरली यू आर ओनली अलाउड टू कट डाउन अ ट्री विच इज ऑलरेडी फॉलन और विच इज ऑलरेडी डेड, अगर आप कर रहे हो फॉरेस्ट के अंदर. ठीक है, कोई ट्री से अगर लॉग्स ले भी रहे हो उड़ के, तो यू आर ओनली अलाउड टू टेक लॉग्स विच आर ऑलरेडी, यू आर ओनली अलाउड टू टेक द लॉग्स फ्रॉम द डेड ट्रीज. ठीक है, या फिर वो ट्री ऑलरेडी डेथ स्टेज पे या फुली मैच्योर ट्री है, मतलब उसकी लाइफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है एंड इट विल स्टार्ट टू डिग्रेड नाउ. लेकिन अगर उसके अलावा कोई पेड़ काटा जा रहा है तो उसे इलीगल लॉगिंग बोलेंगे.
मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स अगर देखो 2 पॉइंट में समराइज करो, एक तो एफॉरेस्टेशन, वी नीड टू इम्प्रूव एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट लगाना बहुत जरूरी है जहां जहां पॉसिबल है। दूसरा, पॉलिसीज को थोड़ा स्ट्रांग बनाना जरूरी है हमें, ठीक है। माइनिंग और डैम बिल्डिंग और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैंड यूज पॉलिसीज जो है हमारी, उसको इम्प्रूव करना जरूरी है गवर्नमेंट लेवल। सिल्ट मिट्टी को बोलते हैं, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, उसको सिल्ट बोला जाता है। अच्छा, व्हाट परसेंटेज ऑफ, अब यार ऐसा कोई क्लियरली डिफाइंड तो नहीं है कि एग्रीकल्चर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ लैंड यूज चेंज से नहीं हो रहा है ना, देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड यूज चेंज। तो अभी जैसे मैंने कहा कि 40% एरिया जो है इट इज कवर्ड बाय एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो किस पॉइंट तक हमें रुक जाना चाहिए। अब अगर हम बाकी सारी चीजें ठीक करते हैं, फिर लैंड यूज को चेंज करते रहे, तो हो सकता है हम 60% तक या 70% तक भी ओके रहें। लेकिन अगर हम बाकी चीजें से भी डैमेज कर रहे हैं, तो हो सकता है 40% से 41 करने पे डैमेज होना शुरू हो जाए। तो ये नेवर रियली, देयर इज नो क्लियर रेशो एज पर से, बट वी नीड टू एटलीस्ट स्टॉप एट वेयर वी आर, कंज्यूमिंग दैट कि इससे फर्दर जाने से डैमेज होगा ही होगा, क्योंकि अभी इसी स्टेज पे अगर डैमेज हो रहा है तो वी शुड स्टॉप एट दिस रेट, at this ratio, is at this level only, I think. इकोसिस्टम लास्ट क्लास में ही कंप्लीट हो गया था, आज नेचुरल रिसोर्सेज चल रहा है। श्रुति, आवाज स्लो आ रही है, सॉरी मेरा माइक शायद थोड़ा नीचे हो गया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। डिजर्टिफिकेशन बताया ना, लैंड यूज का मतलब लैंड डिग्रेडेशन का एक्सट्रीम लेवल, यानी लैंड उस लेवल तक डिग्रेड हो चुकी है कि उसके अंदर फर्दर कोई वेजिटेशन ग्रो ही नहीं कर पा रही, उसे आप डिजर्टिफिकेशन बोलोगे। सेकेंडरी सक्सेशन, ये तो लास्ट क्लास का टॉपिक है। सेकेंडरी सक्सेशन ऐसे बोलते हैं, वैसे बता देता हूँ, ये इकोलॉजी का एक इकोसिस्टम का टॉपिक है लास्ट क्लास का। किसी एरिया में पहले से अगर कोई वेजिटेशन थी, या पहले से एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी, एक इकोसिस्टम डेवलप्ड था ऑलरेडी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप्ड थी, लेकिन वो किसी वजह से ख़त्म हो गया, फॉरेस्ट फायर की वजह से, फ्लड की वजह से, ड्रॉट की वजह से, किसी भी वजह से वो इकोसिस्टम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो उस डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम पे जब दोबारा से सक्सेशन शुरू होगा, यानी दोबारा से वो पायनियर स्पीशीज आएगी, इंटरमीडिएट कम्युनिटी आएगी, इन क्लाइमेक्स कम्युनिटी फाइनली बनेगी। यानी कि दोबारा सक्सेशन अगर शुरू होगा एक जगह पे जहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन पहले हो चुका है, तो उसे सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। और कुछ पूछना है किसी को? तो नेक्स्ट क्लास में हम वाटर रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर रिसोर्सेज और एनर्जी बेस्ड रिसोर्सेज जो हैं इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, किस तरीके से वाटर जो है वो एक हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारी अर्थ पे पूरी सर्कुलेट इन्वायरमेंट में सर्कुलेट कैसे करता है वाटर, कितने डिफरेंट कैटेगरीज में वाटर रिसोर्सेज डिवाइडेड है। मेनली मरीन वाटर है, सिर्फ 2%, 2.5% फ्रेश वाटर है हमारे पास, ठीक है। तो यही सब चीज़ें नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ रीड इन एडवांस इफ़ यू कैन, और जो पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट उसको एक बार बुक से देखो, थरोली रीड, पर ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक लाइन ध्यान से पढ़ के नोट्स बनाओ। ये इन्वायरमेंट साइंसेस को इतना मुश्किल टॉपिक तो है नहीं कि आपको एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ के ही समझना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट रीड इट वंस लाइक अ बुक, स्टोरी बुक की तरह भी पढ़ सकते हो इसके अंदर। इसके अंदर हाँ, अगर कुछ वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे तो क्विकली सर्च देम ऑन द इंटरनेट, और उसके बाद भी समझ नहीं आते तो क्लास आपकी जो भी होती है, आप मेरे से पूछो क्लास के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट एक बार सब पढ़ लो, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उससे पढ़ो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कौशिक, आज की पीडीएफ एसओएल का सपोर्ट मटेरियल ही है, इट्स नॉट समथिंग दैट आई हैव मेड। ये एसओएल के सपोर्ट मटेरियल से ही पढ़ा रहा हूँ, प्लीज वो सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से, वही है ये।
ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। You guys can leave now. Thank you. सर एंड कर दीजिए। ठीक है सर, एंड कर दे रहे हैं। ओके। Thank you.